केएमए कैपिटल के डिप्टी सीईओ आलोक अग्रवाल हमारे से जुड़ चुके हैं। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये कहते हैं ना कि हमारा दुख कहाँ कम नहीं होता है ना, रोज बरोज एक एपिसोड है ना। लास्ट फ्राइडे तक पोस्ट पॉलिसी जो सरकार ने कदम उठाए, जिसे कहते हैं ना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू सिक्योर रुपी, टू डीपन योर बॉन्ड मार्केट, जिसमें बैंकों के लिए एक बड़ा राहत का विषय था, उसको सेलिब्रेट करते उससे पहले अगर आप देखें ये वॉर आ गई है ना, एक बार फिर से शुरू हो गई। आपको क्या लग रहा है? आई मीन, और एक और चीज़, मतलब एक तो ये है ठीक है ना, हमारी अंडर परफॉर्मेंस, दूसरा वो एआई और चिप रैली का यूएस में हल्का सा कोलैप्स होना। आप कॉस्पी को देखिए, 2 दिन से उनके बिहेवियर को देखिए, वहाँ पर जो इश्यूज हुए हैं, उसके बाद इंडिविजुअल कंपनियों के साथ ये कलेक्टिव एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है? इंडियन मार्केट्स के लिए हम प्लेस कैसे लग रहे हैं आपको इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। आपने ठीक कहा कि जहां पे हम जैसे सेट हो रहे थे ग्रोथ के लिए, वहीं जाके सडनली थोड़े ब्रेक्स आ गए, थोड़े जहां पे सेलिंग आ गई। जो दो सबसे ब्रॉड थीम्स मार्केट में चल रहे हैं, वो एक तरफ में है जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, जो वॉर की क्राइसिस है, जिसके वजह से एनर्जी प्राइसेस काफी बढ़ गए। और उस एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने का हमें वो काफी बड़ा नुकसान होता है इंडिया, क्योंकि हम 88-90% अपने ऑयल्स की रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ की इंजन रही है ग्लोबली, और जहां इन्वेस्टर्स का भी सबसे ज्यादा ध्यान रहा है, वो है एआई रिलेटेड ग्रोथ। और एआई इंजन जो है ग्रोथ के ग्लोबली जो रही है, उस पे जो हाइपर स्केलर्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे मेमोरी चिप्स हो, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स में इंडिया ज्यादा डोमिनेट नहीं करती। इसको डोमिनेट करने वाले कंट्रीज में ज्यादातर यूएस, ताइवान और कोरिया ही हैं। आपने कहा यस, लास्ट कुछ दिनों में कुछ करेक्शंस भी देखे हमने। जाहिर है काफी स्टॉक्स काफी रन अप भी कर चुके हैं, कुछ के वैल्यूएशंस भी हायर हैं, तो इस तरह के करेक्शन जरूर आएंगे। लेकिन अभी भी एक थीम चालू है, इनमें कैपेक्स जारी है। जो हाइपर स्केलर्स हैं, उनका 2026 का स्पेंडिंग का बजट कुछ ना कुछ बढ़ा ही है। क्योंकि जब हाइपर स्केलर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो जो पूरी वैल्यू चेन है, सेमीकंडक्टर से लेके मेमोरी चिप्स, डेटा सेंटर्स, पावर, मेटल्स एंड मिनरल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ जाती है। तो भले इंडिया में हम हाइपर स्केलर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लेकिन डेटा सेंटर्स को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साल के बजट में 10 इयर्स की टैक्स हॉलिडे भी दी गई। यहाँ डेटा सेंटर्स बनेंगे। काफी हद तक जो पावर की वैल्यू चेन में जो सेगमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे प्राइसिंग पावर अच्छी है, डिमांड काफी स्ट्रांग है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, एचवीडीसी लाइंस, केबल्स एंड वायर्स, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी अच्छी है। साथ ही साथ मेटल्स एंड माइनिंग में हमने देखा, स्पेशली नॉन फेरस साइड, जो कि जिसकी डिमांड काफी हद तक एआई और ईवीज पे रहती हैं, वहां पे डिमांड काफी बढ़ रही है, जबकि सप्लाई बढ़ नहीं रही। तो सिलेक्टेड सेगमेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यस, इंडिया का कंट्रीब्यूशन एआई रिलेटेड मार्केट्स में थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। लेकिन ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। इस क्वार्टर में भी हमने देखा निफ्टी 500 ने 16% की ग्रोथ दी है। तो ग्रोथ नंबर्स वापस आ रहे हैं। सरकार के कदम, स्टेप्स जो भी हैं, प्रोएक्टिवली मार्केट्स के लिए सपोर्टिव हैं। आलोक जी गुड मॉर्निंग। मैं उसी पर आ रही थी। एफआईज का इंटरेस्ट नहीं है भारत में, तो इंटरेस्ट वापस लाने के लिए सरकार ने तो रेड कार्पेट बिछाया एफआईज के लिए। जिस तरीके से पॉलिसी में हमने बड़े ऐलान देखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स पर छूट मिली है एफआईज के निवेश में, और साथ ही रुपए को मजबूत करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। इस सब का कितना बड़ा असर आप देख रहे हैं मार्केट पे? साथ ही ऐसे में आप बैंकिंग स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इन्फ्लेशन को अगर एक एक करके लें, सरकार ने जो कदम उठाए एफसीआईआर डिपॉजिट्स वगैरह के लिए, उसके लिए यस, एनआरआईज के लिए डेट मार्केट्स थोड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो वहां डेफिनेटली इन्फ्लोज आ सकते हैं। और सरकार ने टैक्स एटलीस्ट इक्विटी साइड पे तो कुछ कम नहीं किया, तो वो कम होने से और ज्यादा बेनिफिट होता। और रुपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भले सरकार कदम उठा रही है, लेकिन एनर्जी प्राइसेस अगर एलिवेटेड रहे और वेस्ट एशिया प्राइसेस एलिवेटेड रही, तो तब तक थोड़ा सा इम्पैक्ट सेंटिमेंट वाइज नेगेटिव जरूर रहता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इस साल के नेगेटिव होने के चांसेस हायर हैं। तो उसको जरूर हमें नेविगेट करना पड़ेगा कि ये एनर्जी प्राइसेस ज्यादा जोर से ऊपर ना चले जाएं।
ग्रोथ नंबर्स के वापस आना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने कहा कि निफ्टी 500 ने 16% की अर्निंग्स ग्रोथ दी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में हायर एनर्जी प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा मार्जिन्स पे, जो कि जाहिर है कुछ हद तक नेगेटिव ही होने वाला है, बट वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे और हम अर्निंग्स ग्रोथ वही 12-13% के ऊपर ला पाएंगे कि नहीं, उस पर हद तक काफी हद तक डिपेंड करेगा। आपने बैंकिंग सेक्टर के लिए कहा, बैंकिंग सेक्टर में सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि क्रेडिट ग्रोथ 15-16% के ऊपर आने लगी है, वो काफी बड़ा पॉजिटिव है। ओनली थिंग जो उसमें थोड़ा रिकवरी बाकी है वो है डिपॉजिट ग्रोथ 12% के आसपास अटकी हुई है। वो भी अगर 13-14% के ऊपर आने लगे तो वो नंबर काफी अट्रैक्टिव होगा। बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा एफआईज होल्ड करते हैं और एफआईज के लास्ट 2 साल से हमने लगातार सेलिंग देखी है। तो हमारा मानना है दैट ग्रोथ नंबर्स इंप्रूव होते होते और इन 2 साल में काफी हद तक सेलिंग के बाद रिस्क रिवॉर्ड काफी बैंकों में बेटर बन रहा है। उसमें हमारे पेकिंग ऑर्डर में स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स बेटर प्लेस्ड हैं, लेकिन इस वक्त में सिलेक्टेड लार्ज प्राइवेट बैंक्स भी रिस्क रिवॉर्ड में अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये आलोक जी, पूरी मेटल्स, पूरे प्रीशियस मेटल्स एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब यूएस फील्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 4.56 पे जा चुकी हैं, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे में आप मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स पे क्या टिक देंगे? बहुत सारे लोगों ने जनवरी में अपना एक्सपोजर बहुत बढ़ाया था मेटल्स पे, प्रीशियस मेटल्स पे, तब से वो इन द मनी नहीं है। आपका टेक क्या है उस पर? ये प्रेशियस मेटल्स और मेटल्स दोनों ही स्पेस काफी अट्रैक्टिव हैं। अगर मैं आपको 3 पार्ट में डिवाइड करूं, प्रेशियस मेटल्स, नॉन फेरस और फेरस। सो प्रेशियस मेटल्स एक मॉनेटरी एसेट के रूप में उनकी डिमांड अच्छी रहने के चांसेस काफी हाई हैं। हम एक बहुत ही हाईली लिवर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। पूरी ग्लोबली अगर देखें तो डेट टू जीडीपी करीब करीब 300% पे आ चुकी है, एंड यूएस की भी डेट टू जीडीपी काफी हद तक 125% के ऊपर होने की वजह से काफी ऐसे लेवल्स पे आ चुकी है जहां पे डॉलर की स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। जाहिर है जब कोई क्राइसिस होती है जैसे कि वेस्ट एशिया में हुई, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएं, तो उस वक्त कंट्रीज को डॉलर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपने हायर एनर्जी प्राइसेस को इमीडिएटली परचेज करने के लिए। उस वक्त में हो सकता है कुछ सेलिंग भी आ जाती है। हमने देखा मार्च महीने में ओवरऑल सेंट्रल बैंकर्स कंबाइंड ने गोल्ड की नेट सेलिंग की थी, बट अगर हम अप्रैल का डेटा देखें तो वापस नेट बाइंग का नंबर है। चाइना की अप्रैल में जो नेट बाइंग रही गोल्ड की, वो दिसंबर 2024 से अभी तक की हाईएस्ट नंबर है। तो जाहिर है कुछ कुछ कंट्रीज ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं स्टांस। ओवरऑल सेंट्रल बैंकर्स की बैलेंस शीट में कंबाइन किया जाए तो गोल्ड की होल्डिंग्स आज की तारीख में यूएस ट्रेजरी से भी ज्यादा है। तो मॉनेटरी एसेट पे हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट रहा, कुछ हद तक करेक्शंस भी रहे, एक बुल मार्केट में इस तरह के करेक्शंस आते हैं और हमारे हिसाब से बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली है। विद इन जो मेटल स्पेस आता है उसके अंदर जो नॉन फेरस पार्ट है जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे आते हैं, वो सेगमेंट्स का डिमांड काफी हद तक एआई, इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवी से जुड़ा हुआ है, एंड वहाँ डिमांड काफी स्ट्रांग है जबकि सप्लाई रैंप अप नहीं हो पा रही, जिसके वजह से वो सेगमेंट में एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने की संभावना काफी है। और जो फेरस मेटल्स है, आयरन एंड स्टील, वो उनका फेट काफी हद तक डिपेंड करता है चाइना की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे। तो हाल एज ऑफ नाउ थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्ड की हुई है चाइना ने, जिसके वजह से फेरस मेटल्स की डिमांड थोड़ी बेटर है, बट वो सिर्फ एक टैक्टिकल प्ले है। ज्यादा स्ट्रक्चरल प्ले आपको प्रेशियस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में मिलेगा। फेरस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स पर रखें थोड़ा फोकस। अच्छा आलोक जी, जेप्टो ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दी है। कल हमने स्विगी, इटर्नल को भारी गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखा। इस पूरे स्पेस को, क्विक कॉमर्स स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से डोमेस्टिक कंजम्पशन के आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको एक क्विक कॉमर्स स्पेस आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकता है? क्या व्यू रहेगा? क्विक कॉमर्स स्पेस ने काफी हद तक एक अच्छा बिजनेस मॉडल रेडी किया है, और इंडिया में इस जितना परेशानी सामान लाने में होती है उसको काफी हद तक डिलीवरी को और कन्वीनियंस को एड्रेस करते हुए काफी अच्छे से सक्सेस पाई है। तीनों ही कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं, उनके सक्सेस रेट्स काफी अच्छे हैं। हालांकि वैल्यूएशन पे एक अलग बात है कि बिकॉज इनके पास सक्सेस फैक्टर है, राइट टू विन है, तो वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा रहते हैं। किस हद तक ये एआई रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से दूर रह पाएंगे, जिसके चांसेस काफी हाई लगते हैं हमें, बिकॉज ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, इसके अंदर काफी हद तक पीछे के लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना पड़ता है। तो हमारा व्यू इन तीनों कंपनियों पे पॉजिटिव है, एंड हमारा मानना है दैट क्विक कॉमर्स आने वाले समय में मार्केट कैप और गेन कर सकते हैं। इस पूरे वैल्यू चेन में पहले
सिर्फ एफएमसीजी ब्रांड्स वगैरह जो होते थे वही सबसे ज्यादा पूरे वैल्यू चेन का प्रॉफिट पूल का शेयर ले जाते थे। लेकिन आज के तारीख में बार्गेनिंग पावर इन जो शेल्फ और जो वेयर हाउसेज इनके कोई कॉमर्स वालों की होती है, इनकी बार्गेनिंग पावर काफी हद तक बढ़ गई है। तो इस प्रॉफिट पूल का एक ज्यादा हिस्सा कोई कॉमर्स वाले ले जाने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यू पॉजिटिव है इस पूरे सेगमेंट पे। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।